नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग बैठे हैं सपा के कार्यालय में, जो इसका अभी नया उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ में आजमगढ़ के सपा नेता हैं, आज़ाद नेता इनको बोलते हैं, बहुत फेमस है। हमने इनसे पहले भी बातचीत करी हुई है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं आजमगढ़ की राजनीति को लेकर, खास करके सपा के पक्ष में, है ना। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले बहुत बहुत आपके अपने चैनल में। आजमगढ़ में चुनाव जो है कि जोरों शोरों पे है। एक धर्मेंद्र यादव है जो सपा के उम्मीदवार हैं, दूसरे निरहू यादव है। कहते हैं कि यादवों का वोट बढ़ जाएगा, आपको क्या लगता है? ऐसा है कि सरकारी मीडिया के लोग और सरकारी कार्यकर्ता छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा में समाजवादी पार्टी को लेकर वो भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं। कोई यादव, कोई कार्यकर्ता हमारा किसी दूसरे दल में या किसी दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी भी तो जो है कि यादव इसीलिए उतारी है ना, कि ताकि आजमगढ़ यादव बहुल क्षेत्र है। इस बार निरहुआ जी को आजमगढ़ की जनता पिछली बार के हार का खामियाजा के साथ साथ सूद और मूर के साथ उनको बेनकाब करने जा रही है। और समाजवादी विचारधारा के लोग इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इस बार का चुनाव जो है गांधी जी के मानने वाले और गांधी जी के मारने वाले के बीच में है। और आपसे बता दे रहा हूं, आप जैसी प्यारी बहनों का भी प्यार समाजवादी विचारधारा को मिलने जा रहा है। आप जो है शिक्षक संघ के लोग हों, चाहे कर्मचारी संघ के लोग हों, सारे लोग हमारे साथ हैं। पुरानी पेंशन को लेके सारे साथी हमारे साथ में है। ऐसा कहीं नहीं है। समाजवाद कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इसको कोई माइक लाल अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आजमगढ़ की धरती है, यह समाजवादी विचारधारा की धरती है। यह भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है। निरहुआ जी ने अपना आपा खो दिया है, उनको मालूम नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को गुंडा बता रहे हैं, अब वो भी उसी परिवार से हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे आपसी सामंजस्य में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि निरहुआ जी आप अपने जुबान पर संयम रखिए और आप समाज को, जिस समाज से आप आते हैं उसी समाज को आप गुंडा कहते हैं। यादव समाज के लोग गुंडा है, इस पे थोड़ा संयम के साथ। अच्छा, उनका ये बयान जो है कि यादवों के मन में उनकी विपरीत जो है कि विच्छेद भी पैदा कर सकता है। नहीं, उनसे कोई भी यादव परिवार कितना भी रिलेशन की बात करें, कितना भी परिवार की बात करें, ये क्या हो सकता है कि आप एक समाज को आप गुंडा कह रहे हैं। आजमगढ़ की धरती जवाब प्राइमरी पाठशाला पे जाके 25 मई को वोटिंग करेगी और समाजवादी विचारधारा पे करेगी, बेरोजगारी पे करेगी, रोजगार पे करेगी, स्वास्थ्य पे करेगी, शिक्षा पे करेगी। और तुम्हारे मदारी पल की पूरा एक एक वोट देकर आपको बेनकाब करने का काम करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं कि अपने बूथ से लेकर जिले तक कोई भी कार्यकर्ता किसी भी आदमी की बहकावे में, चाहे किसी के साजिश में ना आए, क्योंकि ये भाजपा के लोग साजिश भी करेंगे, कार्यकर्ता को डोमिनेट करेंगे, प्रलोभन देंगे, पैसे की बात करेंगे, संसाधन की बात करेंगे। 1 महीने के लिए अपना राशन, अपना शासन, अपना नेता चुनने के लिए आप सब लोग मेहनत करके आने वाले 25 मई को अपना एक एक वोट कीमती दीजिए और आने वाले आताताई सरकार को जो है दिल्ली के कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम करें। आजमगढ़ में चुनाव की क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? आप एक सपा के नेता हैं, क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? हम लोग सेक्टर और बूथ सबकी हम लोगों ने मीटिंगें कर ली, गांव से लेकर शहर तक अराजक तत्वों से होशियार रहने की हम लोग हिदायत भी दे दिए हैं, नसीहत भी दे दिए हैं कि आपसी सामंजस्य भी बना रहे। और बूथ लेवल पर पिछली बार समय हमको कम मिला था, जो चुनाव हारने का कारण था। जिस दिन हमारा प्रत्याशी आया उसी दिन नामांकन हुआ था, इसलिए कि हफ्ता 10 दिन का समय था। इस बार पर्याप्त समय है। अभी निरहू की बात करें तो बेरोजगारी पर उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे देश में तहलका मच गया है ना। उन्होंने कहा कि जो योगी हैं और मोदी हैं, इन्होंने एक भी बच्चा पैदा नहीं किया है, इन्होंने बेरोजगारी को रोक दिया है और जो बेरोजगार है वो अटल बेरोजगार पैदा कर रहा है। इस पर आप क्या कहें? ऐसा है कि अब ऐसी ओझी मानसिकता को, और आप भी एक मेरी बहन बैठी हैं आप, अब मैं वो बोलना नहीं चाहता। कोई भी इंसान
प्रकृति की व्यवस्था में व्यवधान नहीं डाल सकता। नंबर 1, पति और पत्नी से मिलने से कोई किसी को रोक सकता है? और आप ईश्वर के बनाए हुए संसाधनों को, ईश्वर के बनाए हुए शरीर को, ईश्वर के बनाए हुए सारे व्यवस्थाएं को, भोग को और सारी चीज को आप एक तरह से डिनाई जो कर रहे हैं, आप बताइए, आप भी तो किसी माँ के लाल हैं, निरहुआ जी भी तो किसी ये माँ तो के इंदिरा लाल गांधी थे। ने भी प्रयास किया था अगर ना। उनकी माँ ये सोची होती, उनके परिवार के लोग ये सोचे होते कि हमारे पास परिवार नहीं रहेगा, तो ये बताइए, ये सब चीजें नहीं कहना चाहिए। और निरहुआ जी को इस बात को सोचना चाहिए कि अगर हम इस तरह से अगर बोल रहे हैं तो हम एक जनप्रतिनिधि हैं और किसी को हम बता रहे हैं कि बच्चे, भाई आप बताइए, आपको 3 बच्चे हैं, आप पहले अपने को कंट्रोल करो, पहले नियम तो अपने पे लगाओ, और आप नियम दूसरे को लगा रहे हो, तो ओझी मानसिकता को खत्म करना होगा। किसी को कहने पर, किसी के कहने पर और किसी के समझ की इसमें जरूरत नहीं होती है। परिवार, माता पिता शादी विवाह करते हैं, एक परिवार से दूसरे परिवार को मिलन होता है और उस परिवार से उस बच्चों का, उस बेटी का लालन पालन होता है। बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं, बेटे हमारे घर के बाप के जो है बुढ़ापे की साया होता है। छोटा परिवार साया को खोने की बात करते हो। छोटा परिवार सुखी परिवार की जो एक संकल्पना है वो तो हर सरकारें करती है। योगी सरकार भी है, वो कहती है कि 2 बच्चे जिनके पास रहेंगे उनको सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। माननीय जो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने भी नसबंदी लाई हुई थी जिससे जो एक जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। ये आपको भी मालूम होगा कि नसबंदी कांग्रेस पार्टी ने लाई थी, उसी नसबंदी के चक्कर में जनता ने कांग्रेस को ही जो है सरकार से बेदखल कर दिया था नसबंदियों को लेकर। जनसंख्या तो एक बड़ा, सुन लीजिए, देश की जनता के साथ जब सौतेला व्यवहार आप करेंगे तो जनता मुंह तोड़ आपका जवाब देगी, क्योंकि ये देश की जनता तुम्हारे जैसे जो है गोडसे के विचारधारा को हमेशा विरोध करती है, प्रबल विरोध करती है, और आने वाले 25 तारीख को विरोध का खामियाजा वोट से देने का काम करेगी। मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब जनसंख्या एक बहुत बड़ी बाधा होती है कि नहीं विकास में, आपको क्या लगता है? अरे विकास से और जनसंख्या से क्या लेना है? विकास करो, कौन मना कर रहा है? विकास बाधा नहीं होती। अरे जनसंख्या से विकास का क्या है भाई? जनसंख्या तो फिर किताबों में, सिलेबस में क्यों पढ़ाया जाता है? जनसंख्या के बारे में सिलेबस में क्यों पढ़ाया जाता है? पत्रकार साथी, जनसंख्या अलग विषय है, स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार अलग विषय है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जनसंख्या को लेके जो कमेंट कर रहे हैं, ऐसे कमेंट से बाज आ जाएं। ये क्या बात करेंगे? आजाद नेता की शादी नहीं हुई, मेरे पास बच्चे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास भाभी है, मेरे पास भतीजे हैं, मेरे पास माँ है, मेरे पास बाप है। ये मैं कहूँ कि कोई बच्चा न पैदा करे, ये कोई बात हुई? एक पढ़ा लिखा आदमी इस तरह से बोलता है? ये महंगाई, बेरोजगारी के बारे में तो जो कहा वो तो पूरा देश। अरे बेरोजगारी और महंगाई के बारे में, महंगाई को कैसे देखते हैं? अरे भाई, महंगाई को कैसे देखते हैं? आप तो देख रही हैं। अभी मैंने होली पर 4 लाइन हमने बोला था, फिर सुनाइए। आओ देखें, इधर देखो, होली आई, होली आई, होली आई, रंगों का त्योहार, आओ देखे कैसे बनती जुमलों की सरकार, जोगीरा सरारा। चंदा देकर धंधा पाओ, बांड भरो प्रीपेड, चंदा देकर धंधा पाओ, बांड भरो प्रीपेड, और नहीं तो तुम्हारे घर पड़ जाएगी सीबीआई ईडी की रेड, जोगीरा सरारा। ये तो आपने कुछ आधुनिक बनाकर गा दिया है होली का गीत भाई। अरे चुनाव, ये होली तो साल में आती है, आइए 5 साल में राजनीतिक होली पे मैंने बनाया है। मामा वसुंधरा का भी है आडवाणी साहाल, मामा वसुंधरा का भी है आडवाणी साहाल, आ मोहन भजन लाल विष्णु हो गए माला माल, जोगीरा सरारा। बहन बेटियों की बात करते हैं, अब बहन बेटियों पे हाथ फेरेंगे। सालों से बहन बेटियां मांग रही हैं इंसाफ, जोगीरा सरारा।
कहाँ से ये बात कर रहे हैं, कहाँ से ये कर रहे हैं? इनको सोचना चाहिए कि देश रोजगार मांग रहा है, स्वास्थ्य मांग रहा है, शिक्षा मांग रहा है। आप जनसंख्या पे बात करते हो, अब कभी 400 पार, अभी नीतीश कुमार का बयान है 4000 के पार। ये बताइए, एकदम दिमाग से जो है एकदम डिस्टर्ब हो चुके हैं, मानसिक संतुलन खो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मोदी के खिलाफ एक वकील हैं, उन्होंने याचिका दायर की है कि उन्होंने जो पीलीभीत में बयान दिया था, उन्होंने कहा कि मंदिर और सिख मंदिरों के आधार पर वो वोट मांग रहे हैं और उनकी जो है कि चुनाव लड़ने की जो योग्यता है वो 6 साल की बैन कर दी जाए। इसकी भी आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आप पूरे राहुल गांधी की भी हुई थी, आप पूरे विश्व के पटल पे आप देख लीजिए कि कोई भी पार्टी राम और रहीम और रहमान को लेकर कभी वोट नहीं मांगा है। आप कहते हैं कि जिसने राम को लाया है हम उसको लाएंगे। राम को किसने ला दिया भाई? मैं तो पूछना चाहता हूं ये ढोंगी बाबाओं से कि बताओ कि राम को किसने लाया? शर्म नहीं आती? राम को लाने की बात करते हो। हम तो कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे राम है। बताओ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तुम्हारे आदर्श है कि नहीं है? हम तो पूछ रहे हैं आपसे, बताओ। आप देश को चकमा दे रहे हो। एक चीज और भी हुई है रवि किशन के साथ में, उनकी जो है कि इसके पहले कोई पत्नी नहीं नजर आई, चुनाव के पहले अचानक से एक बेटी और एक पत्नी वापस आ गई है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी के परिवार का व्यक्तिगत मामला है, उस पर हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन ये तो चुनाव के पहले वायरल होने की साजिश भी तो हो सकती है। हम किसी के परिवार का व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं करते हम, लेकिन एक चीज जरूर कहते हैं कि आप जेल की सलाखों में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता बंद हैं, आप पता कर लेना। बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले लोग वहां बंद हैं, आप पता कर लीजिए। आप ये अगर किसी भाजपा वाले से बात करो तो वो यही कहेंगे ना कि जो है कि इसके पहले वो कहाँ थी। अगर आपके पास इसका सटीक कोई जवाब हो तो आप दें ताकि वो लोग संतुष्ट हो गए। इसके पहले वो क्यों नहीं आई? चुनाव के जस्ट पहले ये क्यों आई? एक बात जान लीजिए, जब तक आजाद नेता जब तक किसी मामले को सत्यता के अंतर गहराई तक नहीं जाता मैं, तब तक मैं किसी के परिवार पे उंगली नहीं उठा सकता। ये मेरे नेचर में है, मेरे सिग्नेचर में है। कुछ कहना तो चाहेंगे? मैं नहीं बोल सकता, किसी के व्यक्तिगत परिवार के बारे में नहीं बोल सकता। इतना जरूर कहूंगा कि अगर वो आपकी पत्नी हो या वो आपका परिवार हो, तो जैसे और देश के अंदर पत्नियों का सम्मान सुरक्षित है, उसी तरीके से रवि किशन जी अपने पत्नी का भी सम्मान सुरक्षित करो, क्योंकि देश तुमसे पूछ रहा है। बिल्कुल। अभी आखिरी सवाल मेरा है, चुनाव जो है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है और मोदी जी को खाट फेंकने की बातें हो रही है और जोरों शोरों से हो रही है। अगर ये मतलब कि भाजपा सरकार हार जाती है, इंडिया गठबंधन जीतता है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा क्या होगा? और अगर प्रधानमंत्री का चेहरा अखिलेश यादव आते हैं या फिर राहुल गांधी आते हैं, तो फिर देश में ऐसे कौन कौन से काम होंगे जिसको जो है कि वो मोदी सरकार नहीं कर पाई है या लोगों की आस लगी हुई करने की? देखिए, इंडिया गठबंधन को पहले सभी पार्टियों को और सभी साथियों को, हम लोगों को पहले मेजॉरिटी में आने दीजिए। पहले हम लोगों का सीट का क्लियर हम लोगों का हो गया। कंफर्म नहीं है क्या? नहीं, एक बात जान लीजिए, हम लोग उस तरह के लोग नहीं हैं कि तीसरी बार आएंगे मोदी जी, दूसरी बार आएंगे मोदी जी। यह हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। यह इंडिया गठबंधन तय करेगा। कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा, आम आदमी पार्टी का जीतेगा, कम्युनिस्ट का जीतेगा, सोशलिस्ट का जीतेगा, समाजवादी पार्टी का जीतेगा, जो भी हमारे संगठन के साथी हैं। जब सारे प्रत्याशी चुनाव जीत जाएंगे तो चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड ये फैसला करेगी कि कौन हमारे दल का नेता होगा, और जो दल का नेता होगा वही हमारा प्रधानमंत्री होगा। हम बहुत कुछ जल्दबाजी में कहने वाले लोग नहीं हैं। कार्य क्या क्या करेंगे?
अरे कार्य क्या करेंगे, पहले सवाल से आप पूछिए। सवाल तो सरकार से पूछना चाहिए। सरकार से आप सवाल पूछो पत्रकार साथियों, सवाल कभी विपक्ष से नहीं पूछा जाता। हमने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री आप बन के आते हैं, जनता असंतुष्ट, पहले बनने तो दीजिए, काफी असंतुष्ट है, तो कुछ ऐसे काम होंगे ना कि हम रोजगार देंगे, महंगाई को कम करने का प्रयास पहले तो हम एक काम ऐसा करेंगे, अगर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो मैं सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ऐसा रोजगार की व्यवस्था करना कि नौकरी के लिए बिहार में जाके लाइन लगाना ना पड़े। नौकरी के लिए लोगों को इजराइल भेजा जा रहा है। अभी विस्फोट हो तो लाखों लाख जनता उत्तर प्रदेश की मारी जाएगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? यही बगल में आजमगढ़ श्रम विभाग है, पता कर लेना, 3.5 लाख के आसपास लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और लालच दिया जा रहा है कि जाओ तुम इजराइल के सरजमीन पर, जो खंडहर हो गया है उसमें तुमको काम मिल रहा है, 1.5 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, चकमा दिया जा रहा है। झूठ बोलकर इजराइल में आया जा सकता है, इजराइल खंडहर हुआ कि हमास खंडहर, दिल पे राज नहीं किया जा सकता। इजराइल कड़वा सच बोल रहा। इजराइल खंडहर हुआ कि हमास खंडहर हुआ? आपको पता नहीं है, इजराइल के अंदर से हाल इतनी पतली हो चुकी है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी उसकी हाल चाल लेने के लिए, उसकी सारी सुख सुविधा बढ़ाने के लिए यहाँ से लेबर मजदूर भेज रहे हैं। इनको बगदाद और हमास की फिक्र नहीं है, ये इजराइल वाले लोग हैं, इन्हें इजराइल की फिक्र है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उनकी हाल चाल पूछता है, लेकिन जो परिवार पीड़ित है, जो परिवार मारा गया है, उसके हाल चाल लेने के लिए हमारे देश का प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान से हमें खतरा है और जाते हैं नवाज शरीफ के माताजी का पैर छू के साल ओढ़ा के चले जाते हैं। मैं इसको खतरा मानूं? बिरयानी खाने चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, किसी को पता ही नहीं चलता। और इस बार निरहुआ जी को जिस तरह से हारमोनिया का स्वर मिलता है ना, जनता इस बार एक स्वर मिला ली है कि निरहुआ जी को यहाँ से भगाना है और आजमगढ़ में समाजवाद को लाना है। इसी और आशा और विश्वास के साथ आप लोगों को, पत्रकार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग भी तलवार के धार पे लिख रही हैं। आज देश में देख रही हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। उन्नाव में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, अब मणिपुर में क्या हुआ, बंगाल में भी हुआ। अरे बता तो रहे हैं, पूरा देश पैमाने पर चल रहा। तो इसके लिए आप देश की, हमारे घर की आप लोग बेटी हैं, आप लोग भी इस पे थोड़ा सा मुस्तैदी दिखाइए और मजबूती दिखाइए, क्योंकि आप ही जैसे किसी पत्रकार को आगे ये सब करेंगे। बिल्कुल सही कहा। और संविधान खतरे में बात करते हैं लोग, क्या अभी तीसरी बार जो सरकार बनी तो संविधान पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, क्या ये पॉसिबल है? आपको नहीं मालूम कि 2 जून का दिन आपको याद नहीं है, 2 अप्रैल का दिन याद नहीं है? दिल्ली के अंदर सड़कों पे संविधान की प्रतियां जलाई जा रही थी। जय मूल निवासी के कार्यकर्ताओं को, जो यहाँ का मूल निवासी कार्यकर्ता है, उसको देश पैमाने पे जेल में भेजने का काम ये जालिम सरकार कर रही थी। आप लोगों ने नहीं देखा? ये संविधान जलाने का काम कब हुआ था? आपको नहीं मालूम? अरे जाओ स्टडी करो पत्रकार साथियों, ये व्हाट्सएप के ज्ञान से गाड़ी पार होना नहीं है। नहीं। ये व्हाट्सएप के ज्ञान वाले लोग, ये कब हुआ था बताएं थोड़ा बहुत। के कार्यकर्ता को नहीं चल पाएंगे लेके। बहुत लोगों को नहीं पता, जैसे हमको नहीं पता होगा। अरे भाई आप अपने काम में ही, अपने काम में ही सुनिए ना, अपने काम में ही वो उलझे रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। नहीं, पता हो तो आप इस पे स्टडी करिए। अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है तो आप इस पे स्टडी करिए और जाइए अपने। अब आप तो नौजवान लोग हैं, कह रहे हैं कि मीडिया बिकाऊ है, कितने में खरीदते हैं आप मीडिया को? अब भाई जो गोदी मीडिया के लोग हैं
जो गोदी मीडिया से के सवाल लोग हैं, किया है कि अगर मीडिया बिका हुआ तो कितने में खरीदते हैं, कितने खरीदते हैं, कितने मेरी बात कितने में समझिए। खरीदते हैं? नहीं, मैं सबको नहीं बिकाऊं कह सकता, क्योंकि जो लोग तलवार के धार पे लिख रही हैं और जो लिख रहे हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करता। लेकिन आप मीडिया चैनलों को आप पता कर लीजिए कि कोई अडानी के मालिक हैं, कोई अंबानी हैं, कोई आपके जो है बात नहीं करेंगे। सारे लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। पत्रकारिता भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है। आप उठा के देख लीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर पत्रकारों को उठा के थाने के अंदर कितनी बर्बरता की गई। हाँ, इसको आप प्रमुखता से दिखाइए। देश में बहन बेटियां घर जा नहीं पा रही हैं, रास्ते में घटना के शिकार हो जा रही हैं। इस पे आप थोड़ा सा आवाज उठाइए। जीरो टॉलरेंस नियम कहां चला गया आपका? जिस चीज को हमने लागू किया, आपके ही लोग उसको खत्म कर रहे हैं। बहन बेटियां घर से निकल रही हैं और घर पे सुरक्षित पहुंचेंगी नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। यहाँ पे हमने बात करी है आजमगढ़ के काफ़ी प्रखर नेता है, आज़ाद सपा के नेता इनको कहते हैं, और इनसे हमने बातें करी है। इनकी बातें सुनकर के आपको क्या लगा है, आपको क्या अनुमान लगाया है, क्या कंक्लूजन निकाला है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आजमगढ़ की बात करें तो सपा एक तरफ है, एक तरफ भाजपा है। किसकी लहर ज़्यादा दिख रही है ये भी आपको लोग कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।